सो हम ई-कैट एम-डी-कैट में यहाँ पर चैप्टर 2 का लेक्चर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम और डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 जो हमने कवर किया था उसके अंदर हमने ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन इन दो चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम ये बाकी लास्ट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज हम और डिस्कस करेंगे। इसमें थर्ड प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से, और बस मेन पॉइंट्स डिस्कस करने। तो 3, 4, 5 तो जल्दी हो जाएगा, 6 में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थर्ड हमारे पास है दिस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से मुराद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, मैग्नेटिज्म के लिहाज से 3 तरह के सब्सटेंसेस मैंने आपको बताए थे, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ लास्ट क्लास की बातों को। तो यस बिल्कुल, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से, ठीक है, तो या मैग्नेटिज्म के लिहाज से जो है वो 3 तरह के सब्सटेंस जो हम लोग जो है वो बनाते हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ हमारे पास जो होते हैं दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और कुछ हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। तो ये 3 तरह के सब्सटेंस मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सिंपली यस, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, बिल्कुल। तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मतलब ये होता है लेस, मतलब इनकी लेस मैग्नेटिज्म होती है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं होता है, तो कभी कभार ये फील भी नहीं होगी आपकी उसकी मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो स्ट्रांगली, बिल्कुल सही जवाब, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हों, दे आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये हमें कैसे पता लगता है कौन सी चीज़ डायमैग्नेटिक है, कौन सी पैरामैग्नेटिक है, कौन सी फेरोमैग्नेटिक है? इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो? ठीक है, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद नहीं होंगे तो सूरत में ये सब्सटेंस हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? जिसमें हमारे पास यस स्मॉल नंबर ऑफ लाइक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन स्मॉल नंबर में, तो स्मॉल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे? जिनमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बड़ी तादाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड इसमें सारे का सारा इसी चीज़ पर करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर करेगा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इसके एग्जांपल में आपको जिंक मिल सकता है, जिंक, इस तरह से कैडमियम, इस तरह से मरकरी, ये सारे हमारे पास डायमैग्नेटिक होंगे। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स जो हमारे पास ग्रुप 1b के हैं, सॉरी 2b के हैं, तो वो सारे के सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए हमने पढ़ा था कि इनको हम लोग कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इनको इसलिए सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर इनको हम जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप 1b के भी आइंस ऐसा का बिहेवियर रख सकते हैं, जैसे कि स्कैंडियम +3 आइन की बात करेंगे, तो स्कैंडियम +3 आइन भी आपके पास, सॉरी ग्रुप 3b, जैसे ग्रुप 3b में हमारे पास जो आइंस आएंगे डी पे अनफुलफिल्ड आ सकते हैं। जैसे स्कैंडियम हमने पढ़ा था, स्कैंडियम +3 आइन, तो ये भी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, चूँकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, अनपेयर्ड एक भी नहीं आएंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, तो वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। कुछ फेमस
स्पीशीज़ हैं जो कि डायमैग्नेटिक होते हैं। बाकी पैरामैग्नेटिक तो अक्सर होते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल हमारे पास जो है ना वो पैरामैग्नेटिक ही होता है। और फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट होते हैं, तो उनमें उसमें हमने पढ़ा था ग्रुप 8B के एलिमेंट्स ना, जिनको हम फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक नेचर रखते हैं। इसमें हमारे पास आयरन है, इस तरह से कोबाल्ट है, इस तरह से निकल है। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास फेरोमैग्नेटिक होता है। मतलब इनकी मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होती है। वो मैग्नेटिज्म आप उसको फील भी कर सकते हैं, मीन्स कि आपको वो अट्रैक्ट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में दिखाई देगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जैसे कि अच्छा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा लाइक के फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा MOT पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल होता है, O2 का मॉलिक्यूल, वो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है, बिकॉज उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि सिर्फ कोई मतलब कि ट्रांजिशन मेटल ही पैरामैग्नेटिक हो, समटाइम्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी पैरामैग्नेटिक हमारे पास होते हैं। सही है। तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो सिंपली आसान सी चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। वो क्या है, बेसिक एक बात है कि मैग्नेटिज्म के लिहाज से 3 तरह के सब्सटेंस होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट होंगे, पैरामैग्नेटिक जो लेस अट्रैक्टेड होंगे, और फेरोमैग्नेटिक जो मोर अट्रैक्टेड होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। और इसका कॉन्सेप्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। जी बोलें। जो एलिमेंट्स को जैसे ब्रास है या ब्रोंज है, तो उनकी जब कॉम्पोजिशन होती है तब उनकी मैग्नेटिज्म तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेयर हो जाते होंगे। नहीं, वो अभी हम उसको करेंगे, अलॉय फॉर्मेशन में करेंगे कि जब हमारे पास अलॉय की फॉर्मेशन होती है तो उस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो जैसे फिजिकल अटैचमेंट होती है। तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको अलॉय में नंबर 5 में, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो बेटा नेक्स्ट वन द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी कर ली हमने, अब फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं आज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना बेटा वो बिहेव करते हैं कैटालिस्ट के तौर पे। एंड व्हाट इज़ अ कैटालिस्ट एक्चुअली? कैटालिस्ट क्या होता है? फास्ट या स्लो कर सकता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही जवाब। तो इट अल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, सिंपल। इट अल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सके, चेंज कर सके, रिएक्शन को फास्ट कर सके या स्लो कर सके, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट। और ये एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू करता है। उसको केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को स्लो डाउन करता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हम कैटलिस्ट का या टॉपिक या कैटालाइसिस का टॉपिक हम फर्स्ट टाइम में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में इन डिटेल। अभी तो बस ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर सके या स्लो डाउन कर सके। बाकी और डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस टॉपिक की बात। इस पर ये करेंगे कि यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ क्यों एग्जिस्ट करती हैं। जब आप देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो वो अक्सर कैटलिस्ट के तौर पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बल्कि हमेशा ही जब भी कैटलिस्ट यूज़ होता है उसके अंदर को डी ब्लॉक एलिमेंट मौजूद होता है। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल देकर आपको मैं बता सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। जैसे कि सबसे फेमस, जैसे कि आप बता रहे हो निकल का नाम ले रहे हो आप, तो हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की बात कर रहे हो आप। यस बिल्कुल। जैसे कि C2H4 अगर हमने लिया और इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है, C2H4 लिया, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, तो ये बन गया हमारा C2H6। C2H6 बना, और ये C2H6 हमारे पास जो है दिस इज़, अब ये मान लेते हैं कि निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम की केस में होता है रिएक्शन ये। तो ये देखो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके आपको पता है कि अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए, है ना भाई। अब ये इसमें आपको पता है कि आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है और इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, दिस इज
वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट का एक कंपाउंड हमारे पास होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये रिएक्शन अमोनिया गैस की ऑक्सीडेशन करते हो, जिसको हम ओसवाल्ड प्रोसेस भी कहते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा उसको क्लास 10 में, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो उसमें हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और हमारे पास वाटर जनरेट होता है। तो ये रिएक्शन जो होता है ये कैटालिटिक चेंबर में होता है नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले स्टेप में ये भी प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। तो प्लैटिनम पीटी इज़ एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से आपने कभी अगर ऑक्सीजन गैस बनाई है लेबोरेटरी के अंदर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन से बनाई जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस्ट के थ्रू डिकम्पोज होता है और वाटर अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास अलग हो जाती है। ये रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग आप ब्लैक कलर का एक पाउडर डालते हैं, दिस इज MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ऐसे और कई एक रिएक्शन मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख सकता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कैटलिस्ट में आपका ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद है। तो ऐसा है क्यों, सवाल ये भी पैदा होता है। मेन सा सवाल ये कि वाई इट इज सो, कि कैटालिटिक बिहेवियर रखते क्यों हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न सिंपल यही है कि ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड्स यस अ सरफेस टू द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब इसका हुआ, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लेकर फर्स्ट एग्जांपल लेके ही बात करें, इथीन गैस की हाइड्रोजनेशन करके इथेन हम फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर देखें ना, तो जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके एटम्स जो है ना वो बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो है ना, इनके हमेशा याद रखिएगा कि बिग एटम्स होते हैं। बिग एटम्स होने की वजह क्या होती है कि इनके पास एटलीस्ट कम से कम इनके पास 4 शेल्स होते हैं, कम से कम 4 शेल्स होते हैं इनके पास, चूँकि एटलीस्ट 4th पीरियड से ही हमारे पास स्टार्ट होते हैं। जो 5 शेल भी हो सकते हैं, 6 शेल भी हो सकते हैं, 7 भी होते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं होते हैं। 3 शेल, 2 शेल या 1 शेल वाला आपको ट्रांजिशन मेटल नहीं मिलेगा। सही है ना भी, कम से कम उसमें 4 शेल तो होंगे। तो अब इनके एटम्स क्या होंगे, दैट सी बात है कि जितने भी एटम्स होंगे वो एटलीस्ट बिग साइज़ के होंगे। तो अगर हम डिफरेंट एटम्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसके अंदर 9 एटम्स ड्रॉ करते हैं और इन एटम्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए चेक करते हैं, लेट्स चेक दीज मेटल्स इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मान लेते हैं जैसे कि निकल है Ni, ये हमारे पास निकल, हमारे पास कैटलिस्ट है, ये निकल के आइटम्स हैं। अब इनके अगर आप देखोगे ना, ये एटम्स जब जुड़ रहे हैं, इन एटम्स के जुड़ने के बाद आपको पता है कि इनके बीच में यहाँ पर स्पेसेस आ रही है ना, ये दिस आर द स्पेसेस, ये बीच में स्पेसेस आ रही है जिसको मैंने शेड कर दिया ब्लू से। अब ये जो शेड्स हैं दे आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो इन्हीं को इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहा जाता है या वॉइड्स कहा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि अब ये बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं, ये बहुत छोटे हैं। चूँकि मैं एटम को इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो उसका मतलब सिंपल सी बात है ना कि एक चीज़ अब इतना बड़ा एटम मैं दिखा रहा हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया। तो मैंने आपको बताया था कि एप्पल के आइटम्स को, अगर सेब के आइटम को आपको देखना हो तो आपको उसको फुला कर पूरी दुनिया कितना बड़ा करना पड़ेगा, तब आप उसके इतने बड़े बड़े आइटम देख पाएंगे। एक एप्पल के आइटम को इतने बड़े साइज़ के देखने के लिए एप्पल को मैग्नीफाई करके इस पूरे दुनिया कितना बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने कितना मैग्नीफाई किया होगा उसको, आप देखें निकल के आइटम्स को कि उतना बड़ा आपको बोर्ड पर दिख रहा है, वरना रियल में थोड़ी ना इतना बड़ा दिखेगा। इसलिए इसके वॉइड्स भी बहुत छोटे होंगे। तो ये वॉइड्स दिख रहा है जैसे, ऐसा तो नहीं वॉइड्स होंगे, ये बहुत ही स्मॉल होंगे। ठीक है, तो अब ये वॉइड्स हैं। अब वॉइड्स में होता है क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं ये। अब इनमें क्या होता है कि छोटे एटम्स या कुछ जैसे कि हाइड्रोजन के एटम है, अब जैसे हाइड्रोजन के छोटे H2 के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर एड्जॉर्ब हो जाते हैं आगे, ये इसके अंदर हो जाते हैं एडजॉर्ब। एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में एक फ़र्क होता है, जब सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है तो उसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इन होल्स के अंदर जाकर एड्जॉर्ब हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है और इसके अंदर घुस जाती है। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है ना हमारे पास, ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, चूँकि इसका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट है, स्टेबिलिटी गेन हुआ है, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होती है।
वो रिएक्शन ज़्यादा नहीं करती है, लेस रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोजन के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो इस इथीन के साथ रिएक्शन करके इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के उसके साथ अटैच हो जाए और इथेन की फॉर्मेशन कर दे, उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कर दे। अब इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो इसके लिए निकल चाहिए होता है। निकल क्या करता है कि इसके अंदर ये पहले एड्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब होने के बाद जब इसको हीट किया जाता है, क्योंकि हीट भी करते हैं ना इस रिएक्शन में, जब इसको हीट करते हैं तो यही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन आपको पता है कि ये सिर्फ H होता है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल नहीं होता बल्कि अनस्टेबल होता है। और हमें पता है कि जो अनस्टेबल चीज़ें होती हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन या उनके स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है। तो क्या होता है, ये जो H है ना वो रिएक्शन करता है इससे और उसके पाई बॉन्ड को तोड़कर इथेन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि एक सरफेस है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, जिससे रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। तो ये इस तरह इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं तो उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अक्सर कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मैंने जैसे एक एग्जांपल देकर आपको डिटेल में बता दिया, बाकी सबके साथ भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कभी भी आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को नहीं दिखोगे उसके अंदर, कैटलिस्ट के अंदर। जब भी आप देखते हैं कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर लिखा हुआ, तो वो हमेशा कोई ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। क्यों होता है? चूँकि वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो मसला मैंने भी आपको ये बताया कि जब ये हाइड्रोजन गैस जब इसको जब स्प्रे किया जाता है ना ट्रांजिशन मेटल के ऊपर, तो वो इसके सुराख में जाकर, इसके होल्स में जाकर, इसके पोर्स में जाकर वो एड्जॉर्ब हो जाती है, जज्ब हो जाती है। फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर ये जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एड्जॉर्ब हुई भी होती है ना मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो हाइड्रोजन गैस की क्या होता है, हाइड्रोजन के H2 है ना बेटा, ये HH है इस तरह से, तो क्या ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ये स्टेबिलिटी गेन हुई है, वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या होता है, इनका ये बॉन्ड टूट जाता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन डेवलप हो जाते हैं। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलते हैं बड़ी तादाद में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाता है। देखो वैसे भी हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हीट करें तो वैसे भी वो टूट जाएगा, तो सर कैटलिस्ट की ज़रूरत क्या थी? जो कैटलिस्ट में होता है क्या है कि जब हम एक बड़ी तादाद में एब्जॉर्प्शन हो जाती है हाइड्रोजन गैस की, जब हम इसको हीट करते हैं ना तो सारे एक साथ जो है ना वो एटॉमिक हाइड्रोजन निकलते हैं और जो फ़ौरन से सारे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। इसी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, एक सरफेस मिल जाता है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए। ये निकल कैटलिस्ट ना हो तो हाइड्रोजन गैस हवा में ऐसे ही रहेगी या उस कंटेनर में ऐसे ही घूमते रहेगी, तो उसको आराम से हम एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जितने आराम से इसको हम कर सकते हैं। हीट करना है ना तो एक जगह जाकर फिक्स हो गया, फिर जब हमने हीट किया तो सबके सबके बॉन्ड टूट गए, वो सब बाहर निकल गए। अगर ये हवा में ही करते हैं तो सबको इक्वल हीट नहीं मिल पाती, तो वो बॉन्ड नहीं टूट पाता, जिससे वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये असल में इसका मेन फंडा है। बाकी दो हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो ये जो प्रोसेस हमारे पास है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन किसे कहा जाता है? जिसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। अब इसमें तीनों कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन, इसी को हम पंजाब बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में हम लोग कहते हैं कि याद है किसी को, सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन कहलाता है ये। मतलब पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में इसका नाम होता है सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कराची में कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन समथिंग। और ये तीन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इसमें से निकल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहा जाता है, अगर आपको पता है, रेनी कैटलिस्ट कहते हैं ना उसको, दैट इज़ कॉल्ड रेनीज कैटलिस्ट। अब निकल क्या होते हैं, इन दोनों के मुकाबले में हमें सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। अब प्लैटिनम तो आपको पता है गोल्ड से भी महंगा है, मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड। प्लैटिनम भी इस तरह से कॉस्टली मेटल है, तो हम इसलिए निकल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोनों भी यही इसी तरह से वर्क करेगा, लेकिन जो सस्ता जो पड़ता है निकल, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे वो निकल इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन बड़ा इस्तेमाल आपको पता है कि ऑयल की घी में कन्वर्जन पर है। क्योंकि आपको पता है कि ये हाइड्रोजनेशन से होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अनसैचुरेटेड होता है वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है ना भाई। ये अगर हम ऑर्गेनिक, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो यही पता होगा कि इथीन हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है और इथेन हमारे पास सैचुरेटेड होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है और उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसी रिएक्शन को हम लोग करते हैं ना, इसको जब हमें ऑयल को हमें घी में कन्वर्ट करना होता है, तो ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं, आपको पता है, तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं वनस्पति घी की बात कर रहा हूँ, एक तो देसी घी होता है, वो तो दूध से बनता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है।
मैं बात करूँ वनस्पति घी की, जो इंडस्ट्रीज से आता है, डाल्टा, नायाब, हबीब, ये सारे। अब उनमें क्या होता है कि ये ऑयल को ही हम घी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है ना, ऑयल एक नेचुरल प्रोसेस हासिल होता है, बीन्स वगैरह से हासिल होता है। ऑयल को बनाया नहीं जा सकता लैब के अंदर, ऑयल को हम किसी नेचुरल किसी प्लांट से ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन घी को बनाया जाता है। घी दोनों तरह से, घी नेचुरल भी होता है, घी आर्टिफिशियल भी होता है। देसी घी जो है वो नेचुरली हासिल हो जाता है दूध से, लेकिन जो हम घी यूज़ करते हैं ना वो वनस्पति घी, तो वो ऑयल से सिंथेसाइज किया जाता है, वो प्लांट से डायरेक्टली नहीं निकलता है। ऑयल के बारे में आप जानते होंगे, ऑयल एक लिपिड है ना, अगर थोड़े बायोलॉजी आप जानते हैं तो ऑयल असल में होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है ना ऑयल के मॉलिक्यूल, अगर आप देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है ये। इसमें कहीं ना कहीं आपको पाई बॉन्ड दिखता है अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, और जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, सैचुरेटेड, और ऑयल जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, फैट में। और आपको पता है घी जो है वो एक फैट होता है, तो फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है, ऑयल अनसैचुरेटेड होता है। तो इसी ऑयल को घी में एक फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिससे इसके जो कार्बन की जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाता है, तो सिंगल बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का, ये ज़्यादातर घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, डालडा, नायाब, ये सारी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इनका बड़ा मशहूर रिएक्शन है जो हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है जहाँ पर घी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वनस्पति घी की। तो बेटा पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। नाउ अब हम बात करें कि अलॉय किससे कहते हैं, व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय क्या चीज़ होती है? यस, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। बिल्कुल सही जवाब। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन एक लाइन की कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब भी मिलते हैं तो अलॉय की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही बहुत सारे अलॉयज होते हैं दुनिया में जो मेटल्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं। अच्छा, अलॉयज जो होते हैं ना, तो ये असल में ये जो कॉम्बिनेशन होती है, तो ये कैसी कॉम्बिनेशन होती है? फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। सबसे मेन बात याद रखने की यही है, अलॉय जो है ना वो किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है। असल में अलॉय इज जस्ट अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एंड फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स नेवर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, एंड इट इज़ नेवर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकली कंबाइंड किसी भी दो चीज़ को कर सकते हैं, वो एक मिक्सचर बन सकता है, वो एक सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं कहला सकता है। ठीक है, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। इसी वजह से हम अलॉयस को कहते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहे, दैट्स वाई अलॉय को हम लोग कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड है या नॉन स्टैचियोमेट्रिक सब्सटेंस है ये। नॉन स्टैचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो स्टैचियोमेट्रिक के रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे कि नो फिक्स कंपोजिशन, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड हमेशा बनाता है, जिसमें कंपोजिशन हमारे पास हमेशा फिक्स्ड होती है। जैसे कि बेटा अगर हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें और दोनों के मिलाने से हम वाटर बना दें और बैलेंस कर लें इसको ऐसे करके, और अब हम इसमें देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा ही है। अगर हम किसी एक चीज़ को कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेट्स से कि इसको अगर हम जो है वो किसी भी चीज़ को इसको 4 ग्राम रखते हैं, इसको हम 80 ग्राम कर लेते हैं, सॉरी 40 ग्राम कर लेते हैं, तो अब क्या वाटर 44 ग्राम बन जाएगा क्या? नो, वाटर यही 36 ग्राम बनेगा। और जो एक्सेस रिएक्टेंट, बिल्कुल, तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट होगा, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास 32 है ना, और ये 40, तो 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट में ऐसे ही बचा रह जाएगा। इससे ये साबित होता है कि ये रिएक्शन हमारे पास स्टैचियोमेट्रिक है, फिक्स रेशोज पर ये रिएक्शन हो रहा है। लॉ ऑफ फिक्स कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना, पढ़ा होगा आपने इसको। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जो अलॉयस बनते हैं ना बेटा वो इसको फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास जितने भी और ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, अलॉय फॉर्मेशन वो करते हैं, अलॉय बनाने की सलाहियत होती है, तो अलॉय बनाते हैं। अब जो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है इसके अंदर, जैसे कि आयरन ले लें आप, आयरन ले लें, उसके साथ निकल और क्रोमियम मेटल को मिला दें, तो इससे हमारे पास एक अलॉय तैयार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील, या फिर नहीं निक्रोम, स्टेनलेस स्टील। निक्रोम भी हो सकता है बट उसमें परसेंटेज का फ़र्क होता है। ठीक है,
तो स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है, SSG ज़्यादा फेमस है ये। तो आयरन, निकल और क्रोमियम। अब आपको पता है कि इसके अंदर निकल और क्रोमियम की परसेंटेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी कोई फिक्स नहीं कितने में ही बनेगा। अभी स्टील 100 तरह की स्टील आपके पास अवेलेबल होती है जिसमें परसेंटेज ऑफ निकल एंड क्रोमियम ये वेरी कर रही होती है। तो ये कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है कि स्टील के लिए इतना इतना ग्राम मिलाने ज़रूरी है, अब जितना भी मिला दो। नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड को फिक्स रेशोज़ में नहीं मिलते हैं, ये परसेंटेज वाइज मिल रहे होते हैं। कभी इसकी परसेंटेज ज़्यादा, कभी इसकी कम, ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, इस तरह से और भी। अब जैसे स्टेनलेस स्टील हमारे पास एक अलॉय होता है आयरन का। अलॉयज़ हमेशा से बेहतर होते हैं मेटल के मुकाबले में, चूँकि कोरोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, डेकोरेटिव भी ज़्यादा लगते हैं, खूबसूरत खुशनुमा लगते हैं, इसलिए ज़्यादातर अलॉयज़ को इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत प्योर मेटल के। तो ये अलॉय का एक फ़ायदा होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा हर अलॉय के अंदर। हाँ बेटा, हाँ आयरन की भी जाहिर सी बात, इनकी चेंज करेंगे तो आयरन की भी चेंज हो जाएगी। याद नहीं रखनी है परसेंटेजेस आपको कितनी कितनी होती है, बुक में मिल जाती है आपको, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसमें ये 3 मेटल्स होते हैं, बस ये पता होना चाहिए एप्टीट्यूड के लिए आपको। इसी तरह से कॉपर और जिंक का एक अलॉय हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज, ब्रास के ब्रॉन्ज, ब्रास कहते हैं, सही। अच्छा बाबा आपने बता दिया। और कॉपर और टिन का अलॉय होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था इन अलॉयज़ को। तो देखो जितने भी अलॉयज़ होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिखता है। तो वो क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, चूँकि वही इंटरस्टिशियल स्पेसेस वाला मामला है कि इनमें एक दूसरे के एटम्स स्पेसेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल जिससे क्या होता है कि वो एक अलग तरह का एक आपको एक सब्सटेंस दिख रहा होता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होता, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम अलॉय कहते हैं। बस यही चीज़ याद रखनी, 5 मिनट का टॉपिक था ये। हाँ बेटा बोले। यस यू कैन आस्क। जब कॉम्पोजिशन होता है जब 2 मेटल्स का, तब उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज होते हैं, जो जैसे स्टेनलेस स्टील का चेंज होता है। हाँ ये चीज़ एक सवाल अच्छा है कि सर आप बताएं होते हैं नहीं, मैं वही उसको एक्सप्लेन। ओके, तो पहले याद रखती हूँ सवाल को। तो सवाल उन्होंने ये किया कि जब कभी कोई हमारे पास लाइक अलॉयज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, तो अलॉय बनने के बाद उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग आती है। जैसे फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी चेंज हो रही होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि कलर चेंज हो रहा होता है, कोरोजन प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, हार्ड ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब वो दोनों के मिली जुली एक सलाहियतें उसके अंदर आ जाते हैं 2 मेटल्स की। अब आप सवाल करें। तो फिर ये पहले भी हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बाकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एटम्स की अट्रैक्शन की वजह से डिपेंड करती हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से। तो जब ये चेंज होती है तो उसका ये मतलब नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑल्सो चेंज हो रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं। अब जैसे देखें, आपने अगर पढ़ा होगा उसके अंदर होमोलोगस सीरीज़ पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 में जब आप होमोलोगस सीरीज़ पढ़ते हैं, तो होमोलोगस सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब हम एक होमोलोगस सीरीज जैसे अल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डीकेन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि केमिकली ये सारे सिमिलर हैं, लेकिन फिजिकली ये सारे चेंज हैं। फिजिकली चेंज क्यों? चूँकि उनकी स्टेट अलग है। फिजिकली चेंज इसलिए कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उनके वाटर में सॉलेबिलिटी चेंज हो रही होती है, लेकिन केमिकली सिमिलर है, चूँकि रिएक्शन सब एक तरह के करते हैं। जब हम केमिकली सेम होने की बात करते हैं ना, तो बस हम रिएक्शन करके देखते हैं कि वो रिएक्शन किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जब हम फिजिकली सिमिलर, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब असल में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एटम्स के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन वो कौन से अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं? सेकेंडरी बॉन्ड्स पर, वैन डर वाल फोर्सेस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, या फिर अब हमने पढ़ा यही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल के। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करती। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए फिर प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब इनका कॉम्पोजिशन होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो? हाँ, बॉन्ड भी कर सकते हैं। दो चीज़ें, हाँ ये तो कि दो, मैंने क्या बताया, 2 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैंने बताया जैसे कि आयरन में जंग लग जाता है, आयरन में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है भाई, सिंपल। लेकिन स्टील में जंग नहीं लगता। तो क्यों भाई ये जंग क्यों नहीं लग रहा है? इसकी ये तो है तो आयरन, ये भी अगर इसमें जंग नहीं लगे तो मतलब केमिकली ये चेंज हो गया होगा, उसका मतलब है। बट ऐसा नहीं है, चूँकि जब निकल, अब होता है कि आप आयरन के साथ क्या करें, निकल क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं। अब निकल क्रोमियम क्या हो रहा है, उसके सरफेस के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और निकल क्रोमियम मेटल पर क्या होता है कि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता, उनमें रस्टिंग का प्रोसेस, कोरोजन नहीं होती उसके अंदर। दैट्स वाई क्या होता है, ओवरऑल मेटल के ऊपर कोरोजन नहीं हो रही होती।
तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ ना वो चेंज कर लेते हैं आपस में, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की आती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की आती है, और मिला जुला कर एक अलॉय हमारे पास तैयार हो जाता है। समझ गए इस चीज़ को? तो ये रूल होता है उसके अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो क्या होता है कि वो तो सिर्फ ऊपर एक लेयर बनती है, इसमें तो पूरा सब्सटेंस ही असल में जो है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जाते हैं तो वो सब्सटेंस का हो जाता है। अब स्टील को काटेंगे ऊपर अंदर से तो वो स्टील ही निकलेगा। अगर स्टील को अगर कोई कट करे ना तो अंदर से भी स्टील है, और प्लेटिंग में तो बस ऊपर एक परत लगी होती है सिर्फ, अंदर तो मेटल वो पुराना अपना ही होता है। लेकिन स्टील जब बनता है तो ऊपर से नीचे तक वो स्टील ही होता है, क्योंकि स्पेसेस में वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो अंदर तक एब्जॉर्ब करता है उसके। ठीक है, स्टील का जो रेजिस्टिविटी है कोरोजन के खिलाफ, तो वो निकल और क्रोमियम के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्टील हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन का अलॉय, आयरन बेस्ड अलॉय जितने भी उनको स्टील कहा जाता है। जितने भी अलॉयज हैं जिनमें आयरन मौजूद होता है वो स्टील है। लेकिन अब स्टेनलेस स्टील एक ख़ास किस्म का अलॉय है जिसमें आयरन के साथ निकल और क्रोमियम लगा होता है। और स्टेनलेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनमें स्टेन्स नहीं लगते हैं, इनमें रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन नहीं होता। तो वो निकल क्रोमियम पे ही डिपेंड कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज़। वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो कोरोजन रेजिस्टेंट हमारे पास आएगा। परसेंटेज अगर आप बढ़ा देंगे निकल क्रोमियम के इसके अंदर, समझ गए? लास्ट कर रहे हैं अब ये, तो ये है तो डिटेल में नंबर 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो हेडिंग डाल लेना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है। हर वो कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन होता है जिसको हमेशा लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसको हमेशा लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, फिर इस पर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव कुछ भी चार्ज हो सकता है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। और इस लार्ज ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? इस लार्ज ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं, यस, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे होते हैं इस लार्ज ब्रैकेट को। तो इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर कोई भी आयन होगा तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं FeCN6-4, तो बेटा ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन तैयार हो गया, चूँकि लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है। और ये चूँकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो ये हमारे पास एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, चूँकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। अगर ये किसी कंपाउंड में अगर ये आयन आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आपको हमेशा को डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा। इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। इसके अंदर आपको आयरन Fe मिल रहा है, तो ये आप इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। इसको सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर हमेशा कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट या हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल होगा। ठीक है, कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल हो ही क्यों होगा? चूँकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अभी जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है CN6, दिस इज कॉल्ड अ लीगेंड। इसको कहा जाता है लीगेंड। अब लीगेंड क्या होते हैं? लीगेंड असल में हमारे पास होते हैं, दे आर लेविस बेस। ये लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस का क्या मतलब होता है? दीज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है और ये इस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसको? भाई सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम आपके पास क्या हो जाता है? दिस इज एक्चुअली अ लेविस एसिड। तो जो क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। किससे भाई? लीगेंड से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक नंबर यहाँ पर, ये तो जो -4 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये तो इसका चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज आपको दिख सकता है। इसी तरह से ये लिगेंड के नीचे एक 6 नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? दिस इज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय मेटल, मतलब मेटल टोटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जितने भी लिगेंड्स मौजूद है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो हमारे पास कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसी को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें K4FeCN6 मतलब FeCN6 को, देखो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया, -4 चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है। ये आयरन यहाँ पर आ गया Fe। अब आयरन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है डिफरेंट एटम से, डिफरेंट लिगेंड से। अब टोटल 6 लिगेंड्स हैं, 1 2 3, इस तरह से 4, इस तरह से 5, इस तरह से 6। ये सारे CN- आइंस हैं, साइनाइड्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे इसको हर तरफ से लोन पेयर को अपना एक लोन पेयर इसको दे देंगे। तभी तो इसको सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हैं, चूँकि ये बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो CN6 का मतलब टोटल 6 साइनाइड्स हैं जिसमें चारों तरफ से इसको घेर के रखे हुए, और सब में नाइट्रोजन के पास असल में एक लोन पेयर होगा। तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन जो है ना वो सारे इसको एक एक करके दे रहा है, तो इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कह रहे हैं। चूँकि आयरन जो टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या कर रहे हैं, टोटल 6 साइनाइड से गेन कर रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आइन बना बच्चों, कंपाउंड नहीं बना। कंपाउंड बनाने के लिए अब चूँकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो यहाँ पर हम कैटाइनिक लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज में K लगा देंगे। अब -4 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा K4, और ये आगे चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये हम इस तरह, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं K4Fe, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में CN6। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो K लगा हुआ हमारे पास है, दिस K इज एक्चुअली कैटाइन। तो अक्सर जब हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसके साथ कैटाइन लगा होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स दूसरा आ जाए, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आ जाए, सॉरी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स आ जाए तो एनाइन लगा होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉम्प्लेक्स बना के बेटा, तो Ag हो गया, NH3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया, और इस पर चार्ज मान लो बेटा +1 लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, चूंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब इसको कंपाउंड अगर बनाना है तो उसमें दोबारा एक पॉजिटिव आइन तो लगाएंगे नहीं, इसमें क्या एनाइन लगेगा। तो एनाइन हम राइट साइड पर लगाते हैं नेगेटिव आइन, तो यहाँ पर लगा दे जैसे OH-। अभी एनाइन लग गया तो ये कंपाउंड बन गया, डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, टोलेंस रेजेंट जिसको हम कहते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको हम। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड हमारे पास बन गया ओवरऑल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एनाइन। तो याद रखिएगा कैटाइन और एनाइन हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं। कैटाइंस एंड एनाइंस आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। कॉम्प्लेक्स आइन में 2 ही चीजें होती हैं सिर्फ, बस एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा। बाकी कैटाइन एनाइन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स आइन के अंदर नहीं होंगे। वो कॉम्प्लेक्स आइन का कभी भी एक कॉम्प्लेक्स आइन का पार्ट नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट है। यही OH अगर इसके अंदर आ जाएगा ना तो एक लिगेंड बन जाएगा, लेकिन बाहर है तो एनाइन है। तो अभी हम देखेंगे इसको, बस हमारी यहाँ तक बात क्या बताने जा रहा हूँ। तो फिर से बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आइन होता है। कॉम्प्लेक्स आइन एक ऐसा आइन होता है जिसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिख रहे होते हैं। अब इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक कैटाइन, एक हमारे पास मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो कि डी ब्लॉक या एलिमेंट होता है, और साथ में एक हमारे पास इसके अंदर लिगेंड, इसके अंदर हमारे पास एक एग्जिस्ट करता है, लिगेंड होता है। लिगेंड क्या करता है, लेविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। और जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल डोनेट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कोई मसला। लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं ज़रा, लिगेंड्स और इसके टाइप्स को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक MCQ 100% आ जाएगा इससे, आप कोई भी टेस्ट देंगे कराची में। अब देखो लिगेंड्स जो है ना, लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया बेटा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है दिस इज, एक हमारे पास होता है नेगेटिव लिगेंड, और एक हमारे पास होता है दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, थोड़ा सा अपर लेवल पर जाएं,
तो पॉजिटिव लिगेंड भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव लिगेंड के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमारे बुक में नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि पॉजिटिव लिगेंड, लेकिन हम क्या याद रखते हैं, हम करते हैं पॉजिटिव चार्ज कभी भी लिगेंड के ऊपर नहीं हो सकता। हम फिलहाल ये याद रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इसलिए जब बात आती है, जब हम बात करते हैं कि अमोनियम आयन के NH4+ की बात करते हैं जब हम, या फिर जब हम बात करते हैं H3O+ की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये हमारे पास दे आर नॉट लिगेंड्स। वाई? बिकॉज दे कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। तो नॉर्मली हम कराची बोर्ड में ये पढ़ते हैं कि कभी भी लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, या तो वो न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। पॉजिटिव पे नहीं हो सकता, बट दिस इज़ अ स्लाइटली रॉन्ग। हमें एक पॉजिटिव लिगेंड भी मिलता है, ऐसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। वो हमारे पास होता है N2H5 पॉजिटिव, N2H5 पॉजिटिव, N2H4 होता है हाइड्राजीन, है ना। तो ये हमारे पास N2H5 पॉजिटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीनियमाइन। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आपको दिखेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, उसके बावजूद ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात को करते नहीं है, ना एप्टीट्यूड लेवल पे ना सेकेंडरी लेवल पे। हम बस ये तुझको यही दो ही इतने बड़े टॉपिक हैं कि फिर हम भूल जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, अब इसी को मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा इसको लिखते हुए। ठीक है, कितने सारे लिगेंड होते हैं। तो नेगेटिव और न्यूट्रल तो होंगे ही होंगे कॉन्सेप्चुअली, सिंपल सी बात है। अब नेगेटिव लिगेंड जो होते हैं ना बच्चों, उनमें क्या होता है कि इनके आखिर में नाम, इनका जो सफिक्स होता है इसके नाम में क्या आता है, ओ आता है इसके आखिर में। नेगेटिव एलिमेंट जब भी लिखते हैं एंड में उसके ओ लगाते हैं, ये याद रखना, सफिक्स है इसका ओ। अब नेगेटिव लिगेंड हम जब बनाएंगे बेटा, तो नेगेटिव लिगेंड के अंदर फर्दर हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव लिगेंड के अंदर जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, एक हमारे पास इसके अंदर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहा जाएगा, जिसके ऊपर हमारे पास चार्ज जो आएगा, चार्ज आएगा -1, तो उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। तो डेंटेट का क्या चीज़ होती है, डेंटेट का क्या मसला है, तो ये भी मैं चलो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। डेंटेट का जो वर्ड है वो निकला है डेंटिसिटी से ना भाई, डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी किसे कहते हैं, डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम, ये होती है बेटा डेंटिसिटी। अब मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, मतलब एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ना वो क्या कर सकता है भाई, डोनेट कर सकता है। एक लिगेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि टोटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव कर रहा है कौन, सेंट्रल मेटल एटम। और डेंटिसिटी क्या है कि एक लिगेंड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि डेंसिटी, शुक्रिया, हाँ ले। तो बेटा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिनकी जो डेंटिसिटी है वो 1 होगी। तो ये सब याद रखिएगा, भूलना नहीं है इन चीज़ों को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम पक्का कर लें। इसकी डेंटिसिटी 1 होगी, चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेंगे। ठीक है, तब इसका चार्ज -1 है। अभी इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो सकता है फ्लोरो, मतलब F, पहले मैं नाम बल्कि पहले मैं सिंबल लिख देता हूँ, F-1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लोरो। Cl-1, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। इसी तरह से Br-1, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। I-1, शुक्रिया। I-1 का नाम क्या हो जाएगा, आयोडो। ये सब देखो -1 चार्ज वाले। और देखो HCO3-, ये क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट से हो गया, तो ई को हटा के O कर देना है, बाई कार्बोनेटो। ठीक है, इसी तरह से NO2-, नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो। NO3- जो होता है ना, ये हमारे पास होता है नाइट्रेटो। CN-,
सैनो, HCN माइनस थायोसैनो, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर चेंज कर दें, CSN माइनस या NCS माइनस, बिल्कुल ही उल्टा कर दें, NCS माइनस, ये क्या होता है पता है? यस, आइसोथायोसैनो, आइसो स्ट्रक्चर है इसका। इसी तरह से OH माइनस, दिस इज हाइड्रोक्सो, यस दिस इज हाइड्रोक्सो। इसी तरह से HCOO माइनस, दिस इज फॉर्मेटाइन है ना ये, तो फॉर्मेटो। CH3COO माइनस, दिस इज कॉल्ड, यस एसिटेटाइन से निकला ये एसिटेटो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ नेगेटिव लेकर, सब में देखो -1 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, और सब के सब जो है वो मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स हमारे पास है। और भी होता है कोई और आपको याद है -1 चार्ज वाली कोई स्पीशी इनके अलावा? क्योंकि अक्सर एक मैं भूल जाता हूँ। हाँ, NH2, यस राइट, वेल डन, थैंक यू। NH2 माइनस, दिस इज अमाइनो, ठीक है, बस काफ़ी। तो ये हमारे पास आ गए मोनोडेंटेट लिगेंड सारे माइनस। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म होगी दुनिया इस पर, गूगल करोगे तो पता नहीं और 150 मिल जाए उसके ऊपर और, लेकिन आपको इतने जितने मैंने लिख दिया उतने काफ़ी हैं, और मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, कम नहीं लिखा। अब इसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड के बाद हम देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव के अंदर ही हमारे पास बेटा हो सकता है बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होगा कि इन सब के ऊपर चार्ज जो लगा होगा -2 होगा, ऐसे लिगेंड जिन पर -2 चार्ज आएगा। अब -2 चार्ज वाले बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे O-2 हो सकता है, दिस इज ऑक्सो। S-2 सल्फाइड होता है ना, तो सल्फाइड से हो जाएगा सल्फाइडो, इसको सल्फाइडो लिखते हैं। इसी तरह से CO3-2 कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट से हो जाएगा कार्बोनेटो। इसी तरह से SO4-2 सल्फेट से क्या हो जाएगा ये, दिस इज सल्फेटो। इसी तरह से SO3 सल्फाइट होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सल्फाइटो, -2 चार्ज वाले। और भी चीज़ हो सकते हैं, एक बहुत फेमस COO बॉन्ड COO माइनस, ये ऑक्जेलिक एसिड का आइन है। ऑक्जेलिक एसिड का 2 हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बच जाएगा ना, तो ये ऑक्जेलेट आइन से, ऑक्जेलेट आइन होता है ना ये, ऑक्जेलेट से क्या हो जाएगा, दिस इज ऑक्जेलेटो, सही है। ये सारे हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास बेटा ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स। अब ट्राइडेंटेट क्या हो जाएंगे, जिन पर चार्ज हमारे पास क्या लगा होगा, -3। अब देखो ये रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे याद है, ये तो मुझे याद नहीं रहता कभी भी, ठीक है। अब देखो जैसे नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है, तो ये नाइट्राइड आइन होता है ना, तो नाइट्राइड से क्या हो गया, दिस इज नाइट्राइडो। इसी तरह से फॉस्फोरस पे चार्ज -3 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज फॉस्फाइड से हो गया फॉस्फाइडो। इसी तरह से PO4 हमारे पास होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट आइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज फॉस्फेटो। होते होंगे और, बस मैं और नहीं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव लिगेंड्स हमारे पास अगर हम देखें तो 3 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं, ट्राइडेंटेट भी होता है। तो मसला यहाँ तक। इसके बाद आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर। न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब क्या होगा बेटा, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा, दे कंटेन नो चार्ज। जैसे इन सब पे चार्ज दिख रहा है पूरा, देखो भरमार है चार्ज की, उन पे चार्ज एक जगह पे भी आपको नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। अब न्यूट्रल लिगेंड के अंदर क्या हमारे पास आएंगे, हम इसको 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक हम कहते हैं कि इसमें हम डेंसिटी के लिहाज से नहीं करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड को हम तोड़ते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, कुछ हम बनाते हैं इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक लिगेंड्स। अब इनऑर्गेनिक लिगेंड्स के अंदर क्या जाएंगे, 4-5 हैं, ज़रा याद रखिएगा। सबसे मशहूर H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर, दिस इज कॉल्ड एक्वा, एक्वा नाम लेंगे इसका जब हम इसका नाम लिखेंगे नोमेनक्लेचर में। इसी तरह से अगर हम NH3 लिखेंगे, अब देखो NH2 तो होता है अमाइनो, ये रहा अमाइनो, लेकिन NH3 हमारे पास जो होता है ना, दिस इज अमाइन। और एक चीज़ याद रखिएगा, डबल एम से ना, कि डबल एम से अमाइन लिखेंगे जब हम इनऑर्गेनिक में अमाइन लिखते हैं, तो ऑर्गेनिक का अमाइन सिंगल एम से होता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं।
पढ़ने वाले बच्चे बहुत गलती करते हैं उसमें, नहीं पढ़ने वालों को तो पता ही नहीं होता क्या ये, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद CO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल। NO, इसमें देखो O पे ख़त्म नहीं हो रहा है ये सब, O पे सिर्फ नेगेटिव लिगेंड ख़त्म होते हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रोसिल या नाइट्रोसाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, और याद रखना है कि ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इन सब की डेंटिसिटी जो हमारे पास है बेटा वो 1 है, चूँकि एक ही लोन पेयर दे सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक लोन पेयर हमें दे सकता है, और वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन देता ही एक ही लोन पेयर है, क्योंकि एक आइटम एक से ज़्यादा लोन पेयर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास, क्योंकि H2O है ना, ऑक्सीजन पे ही दोनों लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर देने के बाद दूसरा नहीं देगा। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का रूल होता है कि जैसे कि जब हम वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं ना बेटा, यूँ करके बनाते हैं ना वाटर, अब इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर सारे हमारे पास। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो बाइडेंटेट हो गया, कुछ कहते हैं कि 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसकी डेंटिसिटी तो 2 होने चाहिए, ये 2 लोन पेयर दे सकता है, बट एक आइटम एक से ज़्यादा लोन पेयर कभी नहीं देता। हाँ, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो फिर वो 2 अलग अलग दे सकते हैं, तो बाइडेंटेट हो सकता है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से नहीं हो सकता ये। दैट्स वाई इसलिए हम वाटर को या एक्वा को हम लोग मोनोडेंटेट कहते हैं, बाइडेंटेट नहीं कहते हैं। अक्सर बच्चे MCQs में बाइडेंटेट निशान लगा लेते हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, याद रखिएगा उसको। बाकी अमोनिया में तो है ही 1 लोन पेयर, तो एक ही देगा। उसके बाद सेकंड, दूसरा उसके बाद सेकंड हमारे पास कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक लिगेंड्स। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, बस 2 याद रखने हैं आपको ऑर्गेनिक लिगेंड्स। एक आपको याद रखना है बेटा E.N। E.N की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको फुल में हम कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इथाइलिन डाइअमाइन का, एक हम इथाइलिन बना लेते हैं CH2 ये इथाइलिन बन गया। उसके बाद डाइअमाइन से मुराद क्या होता है, 2 तरफ NH2 लगा लें। अब देखो ये ऑर्गेनिक का अमाइन लिखा हुआ है इसलिए सिंगल M से लिखा है, इनऑर्गेनिक का अमाइन तो डबल M से था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर, अब ये 2 लोन पेयर अलग अलग आइटम पर है, ये दोनों दे सकता है। दैट्स वाई हमारे पास कौन सा लिगेंड हो गया, कौन सा डेंटेट, यस बिल्कुल सही, बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास ये हो गया। एक तो ये याद रखना है बेटा EN। दूसरा क्या याद रखेंगे आप लोग, दूसरा याद रखेंगे EDTA, बहुत फेमस EDTA, NED में भी सवाल करते हैं उसके बारे में। EDTA जिसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म में क्या नाम देंगे, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, पूरा नाम इसका ही होता है ना EDTA। E से इथाइलिन, D से डाइअमाइन, T से टेट्रा, A से एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट इसका फुल नेम होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, ये फिर से इथाइलिन बनाते हैं, ये देखो इथाइलिन बन गया, डाइअमाइन में 2 नाइट्रोजन लगा दिया, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 तरफ एसीटेट लगा लेते हैं, CH3COO 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 और यहाँ पर CH3COO, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी अगर हम देखेंगे ना, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ पर लोन पेयर, एक यहाँ पर लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हैं और 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो 2 + 4 = 6, तो इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसी को हम हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं, जो उसकी 6 लोन पेयर एक ही EDTA का मॉलिक्यूल दे सकता है कि उसको सेंट्रल मेटल एटम को। बात समझ में आ गई सबको, लिखें उसको।